हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो वेलकम टू अवर करंट अफेयर एनालिसिस शो सिद्धू टॉक्स, सिद्धू का शो। हिमाचल वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमन। क्या हाल चाल बच्चे आपके? अच्छा, सो आज है 20 अप्रैल और दिन है सैटरडे। सो आज का बच्चे इस हफ्ते का लास्ट दिन रहेगा। सो कल की रहेगी छुट्टी और मैं चाहता हूं कि आप संडे को जितनी भी फाइल्स हमने करी हैं मंडे टू सैटरडे सारी रिवाइज कर लेना। फिर हम मंडे को मिलेंगे फिर वही वाला काम स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, है ना। सो रिवाइज कर लेना बच्चे कल के लिए। आज के करंट अफेयर्स आज हम समाप्त करेंगे अच्छे ढंग से। और हिमाचल वाले बच्चे का एक कमेंट आया था नीचे कि सर क्लास की टाइमिंग लंबी चल रही है। बच्चे देखो, हम कोई ऐसा तो है नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं ना बच्चे। अगर हमें अच्छे ढंग से चीज़ों को कवर करना है और हमें साथ साथ में रिवीजन करनी है तो 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा, ठीक है जी। सो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। लो जी, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। साहिल हसन, आशुतोष, अंजलि, अभिजीत, नवजोत, विधि, नीरू और ममता, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। लो जी, सो 20th ऑफ अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे तो कोई खास था नहीं, तो मैंने आपको कवर नहीं कराऊंगा मैं। बट कल हमने देखा कि इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। इलेक्शंस भाई, लोकसभा इलेक्शंस के स्टार्ट हो गए थे, है ना। आप सभी को पता है 7 चरणों में 7 फेसेस पर होंगे बच्चे। 19 अप्रैल में कल वो हो गए थे बच्चे, जिसमें 101 सीटों पर लड़ा गया। 21 राज्यों में ये जो है पहले चरण के आपके जो इलेक्शंस हुए हैं। और इसमें जो वोटर टर्नआउट निकल के आया बच्चे, दैट इज अराउंड 60.59%। तो काफी कम लोगों ने वोट डाला है, काफी कम लोगों ने वोट डाला है इस बार। पहले चरण में सिर्फ 60% वोटर्स, यानी कि हमारे पास अगर 100 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, उसमें सिर्फ 60 लोग ही आए वोट डालने। सो आप सभी से आग्रह है बच्चे कि इस बार आप प्लीज जाइएगा, अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि इस बार जो है वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सारी चीज़ों को देखें यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है जी। सो एक अच्छी पार्टी को चुने, है ना। एक नई पार्टी को, किसी और पार्टी को मौका ज़रूर दिया जाए, है ना। जब भी ऐसा होता है कि अब जब भी हम हमेशा ऐसे ही देखा गया है, जब भी कभी स्टेबल सरकार बनती है, बहुत ज़्यादा एमपीस अगर उसके पास होते हैं, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। और यही इस बार भी देखा जा रहा है कि हमारी एजेंसीज का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो कि उनका जिस पर्पस से होना चाहिए वो नहीं यूज़ हो रहा। विपक्ष के लीडर्स को कर रहे हैं, है ना जी, अरेस्ट। तो वो पॉलिटिकल चीज़ है। तो आप अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करेंगे बहुत अच्छे ढंग से और एक अच्छी सरकार को चुनेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। आई एम जस्ट स्टेटिंग द प्लेन फैक्ट्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो आप राइट टू वोट अपने को एक्सरसाइज करेंगे, प्लीज़ जाइएगा, वोट डालिएगा, ठीक है जी, याद रखना। चलो जी, हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत ही छोटी सी लाइन है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में। लो जी, जो कि लो मेरे मित्रों, 7 चरणों में होगा। तो लास्ट चरण जो होगा बच्चे 1 जून को होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चे, रिजल्ट आएगा कब आएगा? 4 जून। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। सेकंड चरण स्टार्ट होगा 26 अप्रैल को। सो अभी एक हफ्ते की छुट्टी है। 89 सीट्स पर सेकंड चरण पर छुट्टियां जो है वोट्स डाल दी जाएंगी। लो जी, सो अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं बच्चे। आपकी पॉलिटी रिवाइज करवा दूंगा मैं आज ही इसी करंट अफेयर की क्लास में, मजे आ जाएंगे पूरे। लो जी, क्या जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है बच्चे 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? नेशनल वोटर्स डे। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। पहला फैक्ट आपको जो पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं कि हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट पर है, कौन से पार्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना पार्ट नंबर 15 नंबर पार्ट पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, तो कौन से आर्टिकल्स पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं? तो है आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329A, है ना। तो ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में आता है बच्चे, एक इसमें आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 आते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चों? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनको अभी चुना गया उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। इनका भी नाम आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है जी। लो जी, अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है बच्चे बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। क्या अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के लगा देगा? नहीं। पहले बच्चे एक सर्च कमेटी बैठती है। सर्च कमेटी बैठती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं और वो नाम डिसाइड करते हैं किसको लगेगा, किसको लगाना है। और ये सर्च कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, 1, 2 और 3। और ये कौन कौन है? इसमें है प्राइम मिनिस्टर और एक है यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर, कोई भी यूनियन मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है आगे करेगा वही होगा। और तीसरा होता है बच्चे इसमें हमारा, क्या बोलते हैं उसको, लीडर ऑफ ओपोजिशन। लीडर ऑफ ओपोजिशन। पहले बच्चे जो तीसरा मेंबर था ना, वो हमारा मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट बाद में अभी साल 2023 में इलेक्शन वाले एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट करी, बोलते सीजीआई नहीं होना चाहिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से गलत बात है। सीजीआई को ही होना चाहिए था, तभी जो है निरपक्ष, जो है अनबायस्ड मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो सकती थी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है फेयर इलेक्शंस कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। और यहां पर जो है सीजीआई का होना जरूरी था, पर अभी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। चलो जी, फिलहाल के लिए ये बात आपको याद रखनी है। लो जी, 3 मेंबर जो हैं ये सर्च कमेटी करके सर्च करके नाम आगे रखेंगे, प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा। लो जी, अगर बात की जाए एज की, कितनी एज तक ये काम कर सकते हैं बच्चे? या तो 65 साल या फिर 6 ईयर्स, दोनों में कोई भी जो सबसे कम होगा वो काम ये कर लेंगे। ठीक है जी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉलिटी के साथ रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए बच्चे, वो ये हैं। लो जी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमने अभी तक जो भी करंट अफेयर्स करे हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, उसकी जिक्र भी कर लेंगे क्योंकि जरूरी है। लो जी, आ जाओ जी। गुड मॉर्निंग जी संजना जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, सो इन्होंने बच्चे एप्स निकाली थी, कुछ एप्स निकाली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वो कौन सी थी? एक तो थी बच्चे सी विजिल ऐप, एक थी इनकी एनकोर ऐप। क्या थी? एनकोर ऐप। फिर थी इनकी सक्षम ऐप। कौन सी? सक्षम ऐप। फिर एक थी इनकी बच्चे नो योर कैंडिडेट ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप। एक निकाला था भाई इन्होंने पोर्टल, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए परमिशंस लेने के लिए, उसका था नाम सुविधा पोर्टल। क्या था? सुविधा पोर्टल। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है ना जी। लो जी, आगे आ जाओ जी। आगे आ जाते हैं बच्चे, एक इनिशिएटिव की बात करते हैं जो इन्होंने हिमाचल वाले बच्चे याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है मेरे मित्रों? उस इनिशिएटिव का नाम है मिशन 414। मिशन 414। ये 414 नए पोलिंग स्टेशंस खोलने थे हिमाचल प्रदेश में, पूरे पोलिंग स्टेशंस खोलने थे, जिसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि भाई आओ और वोट डालो, है ना जी। सो मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में इन्होंने लॉन्च किया था। चलो जी, आगे बात आते हैं बच्चे नेशनल आइकन्स की करते हैं। नेशनल आइकन्स जो इन्होंने चूज करे, नेशनल आइकन्स चूज करे जो कि क्या काम करेंगे? लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वोट डालने जाओ। पहले थे बच्चे हमारे एमएस धोनी साहब, नेशनल आइकन है। फिर आता है नाम सचिन तेंदुलकर का। फिर आता है नाम राजकुमार और राव। लो जी, फिर इन्होंने नेशनल आइकन चुना था फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये किसको चुना था बच्चे? ये चुना था शीतल देवी जी को। किसको? शीतल देवी जी को, जिन्होंने 4th पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्म्स नहीं है उनकी, फिर भी तीरंदाजी करती हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, और इसी वजह से इनको अर्जुन अवार्ड के साथ सम्मानित भी किया था। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए जो नेशनल आइकन चुना गया, वो किसको चुना गया? शीतल देवी जी को चुना गया। ये भी बात याद रखना। शाबाश। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। अब
हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। यूथ आइकन चुना है अभी इन्होंने, यूथ आइकन भी चुना था भाई इन्होंने, यूथ आइकन। यूथ आइकन किसको चुना था? वो था हमारा वो बंदा जो चंडीगढ़ का है, एक्टर जो करता है, गाने गाता है, एक्टिंग भी करता है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, याद रखना है इसका भी नाम, है ना जी। चलो मेरे मित्रों, सो ये आपकी सारी न्यूज़ हो गई बच्चे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ संबंधित है, इलेक्शंस के साथ संबंधित है। ये आ गया इसका पॉलिटी वाला एंगल, इसको रट लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन में से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? ठीक है जी, याद रखना बच्चे। चलो जी आगे चलते हैं बच्चे हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जहां पर हम करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है बच्चों। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आई है हमारी फिलीपींस से। सो पहला बैच ब्रह्मोस मिसाइल का इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है, किसको? फिलीपींस को। ये डील बच्चे इनके बीच में ना 2021 में हुई थी, $375 मिलियन की, कि फिलीपाइंस बोलते थे कि भाई हमारा चाइना के साथ बड़ा चक्कर चल रहा है, साउथ चाइना सी में बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, प्लीज़ हमें मिसाइल दे दो, एक क्रूज मिसाइल। तो उन्होंने हमें बोले थे, रिक्वेस्ट करी थी, हम बोले थे ले लो। हमारा भी तो वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, कि चाइना के साथ लगते देशों को सशक्त करना, ताकि वो ज़्यादा ना चढ़े, है ना, ज़्यादा चौधरी ना बने। सो यही मकसद था बच्चे। सो इंडिया ने फर्स्ट बैच ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को कर दिया है एक्सपोर्ट, याद रखना। लो जी, ये ब्रह्मोस मिसाइल है और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत तकड़ा जहाज चाहिए होगा, जो बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पर हमारा जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको हम बोलते हैं C-17 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, इस जहाज को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यूज करके उन्होंने यहां पर ये जो है मिसाइल सेंड कर दी है, किसको? अपने इंडोनेशिया को, सॉरी अपने फिलीपींस को। ठीक है जी, सो याद रखना 2 साल पहले एग्रीमेंट साइन किया था बच्चे, और ये काम कर दिया है अब। लो जी, सो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ इंडिया ने नहीं बनाई है, ये एक ज्वाइंट वेंचर था इंडिया और रशिया का। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर, उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाता है। सुपरसोनिक माने कि हवा की गति से तेज अगर कोई चीज जाए तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। अगर हवा की ध्वनि से, हवा की स्पीड से कम हो तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड है मैक्सिमम 2.8 मैक। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बच्चे? 1300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और वो स्पीड ऑफ साउंड होती है 1 मैक। इससे 3 गुना तेज है, 2.8 मैक। सुपरसोनिक कैटेगरी में आती है, क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क क्या होता है, आज ही के लेक्चर में आपको करवा के जाऊंगा, मजे कराएंगे पूरे। लो जी आगे आ जाओ जी। सो मकसद क्या है, इंडिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमारी, सॉरी अपनी क्रूज मिसाइल इनको दिया, मकसद यही है कि चाइना को काउंटर करना, साउथ चाइना सी में फिलीपींस को सशक्त करना, मकसद यही है मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलो जी, सो ये न्यूज़ हमारी समाप्त होती है और यहाँ पे अब हम जाएंगे मैप में, फिलीपींस के मैप की तरफ बढ़ते हैं। फिलीपींस का मैप है बड़ा ज़्यादा ज़रूरी। फिलीपींस कंट्री जो कि एक आइलैंड नेशन है, और इसकी जो कैपिटल है बच्चे, कैपिटल का नाम क्या है? मनीला। ठीक है जी। अगर हम कर दें इसके करेंसी की बात, तो करेंसी क्या है बच्चे? इनकी करेंसी है पैसो इज द करेंसी इज द। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि इंडोनेशिया में, सॉरी फिलीपींस में एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे? तो याद रखना उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहां पर हेडक्वार्टर है मनीला में, याद रखना इस बात को। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट यहां पर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी इधर ही है बच्चे, याद रखना इस बात को। राइस के ऊपर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट वो भी आपको अपने फिलीपींस में ही मिलता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बोला जाए एशिया का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं हम? राम मैगसे अवार्ड। ये जो अवार्ड है बच्चे, ये भी कौन देता है? ये भी फिलीपींस ही देता है।
रामोन मैग्से अवार्ड है, रामोन मैग्से अवार्ड। ठीक है जी, सब कुछ एक बार में समझ आ जाता है और रिवीजन से याद हो जाता है ना। थैंक यू जी, लगा करना बिल्कुल फ्रेश फील होता है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है और मज़ा भी बहुत आता है और आपकी पढ़ाने का तरीका एकदम सुपर्ब है। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन बच्चे। रमन मैग्से अवार्ड, रमन नॉट, हाँ रमोन नहीं है, रमन मैग्से अवार्ड। ये जो रमन मैग्से अवार्ड है ना बच्चे, एशिया का नोबेल बोला जाता है। इसको भी कौन देता है? इसको भी हमारा फिलीपींस ही देता है, याद रखनी है ये बात भी आपको। ठीक है जी, चलो जी, तो यहां तक हमारा जो है मैप वर्क कंप्लीट हो गया और यहां से हमारी न्यूज समाप्त होती है। अब एक सवाल पूछूंगा, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 रिवर्स के ऊपर बना है। एक हमारी भारत की रिवर है और एक है हमारी रशिया की रिवर। दोनों का नाम बता दो। ब्रह्म से तो पता लग गया होगा कि आपको कि भारत वाली कौन सी रिवर होगी, वो होगी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्म से कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। और अगर बात की जाए रशिया की, तो उसकी रिवर है मॉस्कवा रिवर। ठीक है जी, मॉस्कवा रिवर है जो रशिया की है, इंडिया की है ब्रह्मपुत्रा, दोनों को मिलाया और ब्रह्मोस मिसाइल नाम इसका रख दिया। ठीक है, याद रखना है, जरूरी न्यूज है। चलो जी, आ जाओ आगे चलते हैं बच्चे। अब हम लो जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, और जो फिलीपींस से नीचे वाली कंट्री में से आ रही है, यानी कि इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी कि एक ज्वालामुखी फूटा है बच्चे। माउंट, उसका नाम है माउंट रुआंग। माउंट रुआंग में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी फूटा है और जो है सारा वहां पर लावा जो है फैल गया है। सो लावा फैल गया है बच्चे माउंट रुआंग में, और हजारों की गिनती में लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत गर्म है भाई, है ना, जला देगा, भागना पड़ेगा, तो इसी वजह से डिस्प्लेस करा गया, इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। और ये जो माउंट रुआंग है, इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड पर पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। सो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सुलावासी। सुलावासी आइलैंड की एक प्रोविंस है, नॉर्थ सुलावासी प्रोविंस, वहां पर यह फटा है बच्चे, आपको याद रखना है ना जी। माउंट रुआंग, माउंट रुआंग से पहले भी इंडोनेशिया में एक जो है हमारा फटा था, क्या ज्वालामुखी, उसका क्या नाम था? माउंट मेरापी। रिवीजन करा दिया, माउंट मेरापी था, यह भी याद रखना है आपको। ठीक है जी, माउंट मेरापी के बाद अब माउंट रुआंग फट गया है, याद रखना, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब हम जाएंगे इंडोनेशिया के मैप वर्क पर। इंडोनेशिया बच्चे 4-5 जो मेन आइलैंड्स का बना हुआ है, आइलैंड नेशन है, आर्किपेलागो है, महाद्वीपों का द्वीप है, ये सारा आइलैंड के साथ बना हुआ है इंडोनेशिया। जिसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर हम इसका आइलैंड देखेंगे तो पकड़ेंगे वो कौन सा है? सुमात्रा। फिर आता है इसका जावा आइलैंड, फिर आता है बच्चे इसका बोर्नियो आइलैंड 3 नंबर, 4 नंबर पे आता है इसका सुलावेसी। सुलावेसी का नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस है जहां पर ये माउंट रुआंग फटा। 5वें पर आता है बच्चे बंदा आइलैंड्स, एंड देन 6th वन इज न्यू गिनिया आइलैंड। सो 6 बड़े समूहों को मिलाकर जो हमारा इंडोनेशिया बना हुआ है। और इंडोनेशिया की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो इसकी राजधानी है बच्चे यहां पे पड़ी है, जिसका नाम है जकार्ता। जकार्ता इसकी बच्चे और इसकी कैपिटल है, याद रखना। और इनकी करेंसी कौन सी है? इनकी करेंसी है बच्चे इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशियन रुपया, याद रखना इस बात को, काफी सस्ती करेंसी है एज कंपेयर टू इंडिया। और जावा आइलैंड पर इसकी जो है कैपिटल है जकार्ता। कभी पूछा जा सकता है माड़ी किस्मत के कंटेक्स्ट में कि भाई जो जकार्ता कैपिटल है वो इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड पर है, तो याद रखना भाई जावा आइलैंड पर है। ठीक है जी, लो जी मित्रों, सो ये भी डन हो गया हमारा। लो जी, यहां पर बच्चे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, जिसका नाम है सिंगापुर। लो जी, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? आपके लिए सवाल है, हजारों बार करा दिया है, अब अगर किसी ने गलत बोला तो वो अपना लगा लेना। हाँ, मालदीवियन रुपया वो अलग है उनका, और इंडोनेशिया रुपया अलग है। बोलो भाई कौन सा है ये? वेरी गुड विधि श्रीवास्तव, मजेदार। एंड द आंसर इज मलक्का स्टेट। कौन सा है? मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट। चलो जी, तो ये भी हमारा जो है समाप्त हो गई है ये यहाँ पे न्यूज़, और ये भी हमने कर लिया है, मैप वर्क कर लिया है। करंस जो है इसकी जकार्ता इसकी कैपिटल है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ,
इंडोनेशिया के जकार्ता में हेडक्वार्टर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको बताना है कि भाई इसका 11वां मेंबर कौन बना है, 11वां मेंबर कौन बना है एशियान का। मिनट से पहले इसका आंसर चैट बॉक्स में लगा दो। नमस्ते जी, अच्छा बीच में रह गई थी, कोई बात नहीं खुशी नंदीवाल जी, यहाँ पे आप आके लगा सकते हो। वेलकम, कोई टेंशन नहीं है। नाम है बच्चे तैमूर लिस्ते। क्या नाम है? तिमूर लिस्ते इसका नाम है, जो कि 11वां मेंबर बनी है बच्चे हमारी एशियान का। लो जी, सो ये न्यूज समाप्त होती है कि माउंट मरापी फट गया यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। बोलते इंडिया का इकलौता, इस तरफ पड़ा है वो, इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? इंडिया के पास सिर्फ एक ही वॉल्केनिक आइलैंड है, उसका नाम क्या है बच्चे? आपके लिए सवाल है, बोलो 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 बच्चों बोलो। वेरी गुड, एंड आंसर इज बैरन आइलैंड। क्या नाम है इसका? बैरन आइलैंड। क्या नाम है इसका? बैरन आइलैंड। चलो मेरे मित्रों, सो ये भी आपकी जो न्यूज है यहाँ पे समाप्त होती है। विद माय वर्क, विद बैकग्राउंड, सब कुछ हम कर रहे हैं साथ में। आ जाओ अगले न्यूज पर चलते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगली न्यूज, जहां पर देखा गया है कि दुबई यानी कि यूएई में चल रहे हैं फ्लड्स। बहुत तकड़े फ्लड्स चल रहे हैं बच्चे। जितना वहां पर एवरेज रेन पड़ती है पूरे साल में, एक ही दिन में 48 घंटों में पड़ गई है वो रेन। सो उसका कारण क्या बता रहे हैं? बोलते हैं मिक्स कारण है। एक तो ये क्लाउड सीडिंग भी करते हैं, आर्टिफिशियल रेन भी डलवाते हैं, और ऊपर से बोलते हैं क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पे असर हो सकता है ना जी। सो फ्लड्स आए हैं हमारे दुबई में, कारण कई बताए जा रहे हैं बच्चे। 48 घंटे में टॉरेंशियल रेन इतनी पड़ी है, 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच रेन जो है पड़ गई है, और त्राहे त्राहे मच गई है पूरे यूएई दुबई में। ठीक है जी, सो ये बात आपको याद रखनी है। ये न्यूज़ इतनी ही है, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछूंगा। आर्टिफिशियल रेन हम करवाते हैं, जिसको हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड में सीड डाल दिए जाते हैं और उससे जो है फोर्सफुली कंडेंसेशन करवा दी जाती है। जो मॉइस्चर होता है उसको कंडेंसेशन कराया, उसको लिक्विड में चेंज कराया, बारिश हो गई। आपको यह बताना है कि कौन सा केमिकल यूज होता है फॉर द क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन। केमिकल कौन सा यूज किया जाता है बच्चे? आपके लिए सवाल है, बताओ। नेचर के साथ पंगा लिया ना सर इन्होंने। नेचर के साथ पंगा लोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। शाबाश, वेरी गुड। नाम है बच्चे, वेरी गुड। आंसर है बच्चे हमारा सिल्वर आयोडाइड। याद रखना है इस केमिकल को, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है बच्चे फॉर द आर्टिफिशियल रेन। ठीक है जी, डन हो गया मामला बच्चे। सो ये भी न्यूज आपकी समाप्त होती है। आओ अगले न्यूज पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। तो इन्होंने क्या निकाला, एक इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च करी और उसमें से बताया इन्होंने कि अब दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है वो भारत है। सो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, विद द पॉपुलेशन ऑफ 144 करोड़ लोग। 144 करोड़ लोग, 1.4 बिलियन लोग हैं भाई भारत में। चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट। लो जी, इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी एक, इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इतनी बड़ी रिपोर्ट का नाम है। रिपोर्ट का नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन भारत की 144 करोड़ है, चाइना को कर दिया है हमने पीछे, और ये बोल रहे हैं कि अगले 77 ईयर्स में यही 144 करोड़ कितने हो जाएंगे? डबल, 288 करोड़ लोग हो जाएंगे। भाई इतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। उसके अलावा बोला कि 144 करोड़ जो लोग हैं, इसमें से 24% जो लोग हैं बच्चे वो 0 से 14 एज वाली ब्रैकेट में हैं। ठीक है जी, तो ये बात भी दिमाग में फिट करके रख लेना। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दैट कि भारत की पॉपुलेशन 144 करोड़। अगर सेंसस के हिसाब से देखा जाए, सेंसस 2011 के हिसाब से देखा जाए, तो अभी हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ के हिसाब है, 121 करोड़। बट वो तो बहुत पुराना है। सेंसस तो वैसे 2021 में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हर एक 10 साल बाद आता है, पर किसी कारणवश नहीं आ रहा, और फिर ये ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे भारत की पॉपुलेशन। बट दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई चाइना पीछे रह गया, भारत बन गया है नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री। ठीक है जी, चलो जी। सो ये बच्चे आपकी न्यूज इतनी ही थी, ये समाप्त होती है। आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे, सूडान की बात करते हैं।
सूडान कंट्री में बच्चे बहुत क्राइसिस है। सूडान कंट्री बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। सूडान कंट्री में सिविल वॉर्स चल रही हैं, लुट खसुट मच रही है वहाँ पे, है ना, कभी भी किसी को लूट लिया जाता है। सिविल वॉर का चक्कर चला है, सरकार कितनी चलती नहीं है ना, टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे बहुत चल रहे हैं। सो सूडान के लिए एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, मानवतावादी कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाली सूडान के लिए। उसको होस्ट करना है पेरिस ने। न्यूज़ इतनी सी है कि पेरिस ने इसको होस्ट करना है। सूडान का मैप आप देख पा रहे हो, अफ्रीकन कंट्री है। खार्तुम इसकी जो है कैपिटल है। खार्तुम क्या है, इसकी कैपिटल है। खार्तुम बच्चे नाइल रिवर के ऊपर है, नाइल रिवर के ऊपर है खार्तुम। और यहां पर इसका जो है तटवर्ती एरिया भी लगता है किसके साथ, रेड सी के साथ। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, शायद आपको पता होगा कि सूडान में जब क्राइसिस हुए थे तब यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सूडान में फंसे हुए इंडियंस हैं उसको बाहर निकाल के इंडिया लेके जाए। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आपके लिए सवाल है बच्चे, बताओ ऑपरेशन का नाम क्या था जो हमने सूडान में चलाया था, पहला सवाल। और ऑपरेशन अभी हमने चलाया था इंद्रावती, इंद्रावती। और ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था किस कंट्री में? लो, दो सवाल हैं आपके लिए, लगाओ आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, क्या है? पहले का है बच्चे हमारा कावेरी। सूडान में चलाया था हमने ऑपरेशन कावेरी। और इंद्रावती हमने कहां पे चलाया था बच्चे? इंद्रावती हमने चलाया था अपने हैती कंट्री में। वहां पे भी बहुत ज्यादा क्राइम चल रहा था, तो वहां से इंडियंस को निकालना था, तो हमने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। डन है मामला? चलो जी, लो जी। सो वापस आते हैं न्यूज पे। मैप वर्क हमने कर लिया है, कुछ नहीं है इसमें कि भाई हम मानवतावादी, अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन करना चाहते हैं फॉर द सूडान। सूडान के लिए करना चाहते हैं। और उसको होस्ट कौन करेगा? वो होगा पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस इसको होस्ट करेगी बच्चे। और दुनिया को यहां पे अपील की जाएगी, फटाफट सूडान का कुछ समाधान निकालें, कोई पैसा पुसा इनको दें बंदों को, और यहां पर जो है पीस जो है स्थापित की जाए। तो ऐसा फैसला जो है कॉन्फ्रेंस का लिया गया है, आपको याद रखना है। लो जी, इसमें बस यही याद रखना है कि जो मानवतावादी सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, जो सूडान के लिए किया जाएगा, उसको कौन होस्ट करेगा? वो होगा हमारा फ्रांस। ठीक है जी। अब मेरे को यह बता दो भाई, यूक्रेन पीस समिट को होस्ट कौन करेगा? कराया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं। यूक्रेन पीस समिट, यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस हमने लेके आनी है। इस वजह से जो पीस समिट है वो किस कंट्री ने होस्ट करनी है आपको बताना है। हिंट आपको देता हूं, वो कंट्री यूरोपियन कंट्री है, वो कंट्री जो है लैंडलॉक कंट्री है, वो कंट्री की कैपिटल है बर्न, वो कंट्री की करेंसी है स्विस फ्रैंक। अब तो पता लग गया, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चे। एंड आंसर इज स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा बच्चे इस बात को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या नहीं, आप क्या बोलोगे? यस और नो? स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, दानिश जी, सारा केन जी, आशुतोष जी, विधि जी, वेरी गुड बच्चे। द आंसर इज नो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्विट्जरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसी वजह से इसकी करेंसी भी स्विस फ्रैंक है, याद रखना। चलो जी, सो ये भी न्यूज आपकी समाप्त होती है विद मैप वर्क। आओ आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज में क्या आया है बच्चे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड था ना, वैसे ही ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, UNCTAD। इन्होंने भारत का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बताया है फॉर द ईयर 2024। जैसे औरों ने बताया वैसे इन्होंने भी बता दिया, और IMF ने भी बताया साथ में। IMF को तो पहले भी किया था, वो पहले भी किया होता है। तो पहले जिन्होंने बोला हुआ है कुछ, वो भी रिवाइज करेंगे, और ये क्या बोल रहे हैं वो भी रिवाइज करेंगे कि भारत कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा इन द ईयर 2024, और यू कैन से फाइनेंशियल ईयर 25। हेलो जी। सो GDP ग्रोथ फोरकास्ट हमारे भारत का क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? ये बोलते हैं कि भारत बढ़ेगा भाई 6.5% की दर से। इन्होंने थोड़ा सा डिसेलरेट किया है, पहले इन्होंने बोला 6.7, अब बोल रहे हैं 6.5। IMF को हमने पहले भी पढ़ा था, IMF बोल रहे थे 6.8। लो जी, अब मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूं फिर से, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। इधर ही डेली करंट अफेयर के साथ ही आपके पुराने वाले भी रिवाइज हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 25
पहले तो फाइनेंशियल ईयर 25 जान लेते हैं, ये कब से कब चलता है। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो चलेगा उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 ये है, ठीक है जी। लो जी, हमने पढ़ा था क्राइसल, हमने पढ़ा था मूडीज, हमने पढ़ा था S&P, है ना। इन तीनों ने बोला था, तीनों ने प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इन तीनों ने बोला था कि भारत बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.8% की दर से, याद रखना। फिर आया था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने बोला था भारत बढ़ेगा 6.6% की दर से, ठीक है जी। फिर आया था RBI, RBI बोल रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत बढ़ेगा 7% की दर से। अब आ गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये बोल रहा है कि भारत बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में कितने प्रतिशत की दर से, 6.5% की दर से। ये पड़ी है आपकी रिवीजन, ठीक है। हिमाचल वाले बच्चों को तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं ये चीजें कि कितने प्रतिशत की दर है, डाटा ऐसे में आपसे पूछा जाता है, ऐसा आपके एग्जाम्स में जितने मैंने देखे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। चलो जी, वेरी गुड साहिल हसन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला है कि भारत बढ़ेगा 7% की दर से। चलो जी, डन हो गई है ये भी न्यूज। आओ फिर आगे चलते हैं बच्चे, यहां थोड़ी इंफॉर्मेशन डाली है इसके बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी दोबारा से डाल दी, वैसे तो मैंने करवा रखी है, फिर दोबारा डाल दी है, पढ़ लेना। आओ आगे चलते हैं और बात करते हैं स्काई ट्रैक्स की। स्काई ट्रैक्स दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फर्म है जो हर साल बताती है कि भाई कि सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन है। सो अभी तक हमने जो पिछले करंट अफेयर्स में देखा था कि जो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब है वो किसको दिया था हमने, वो दिया था हमने चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को हमने वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया था, याद है ना। अब चांगी एयरपोर्ट दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट नहीं रहा क्योंकि उसको पीछे छोड़ दिया है दोहा के एयरपोर्ट ने। दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। इस न्यूज को हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट से। इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कोई अवार्ड दिया है स्काई ट्रैक्स ने? बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन साउथ एशिया। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद, जिनको बेस्ट जो है स्टाफ का अवार्ड दिया है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ये बात आपको याद रखनी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद रिसीव स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ये बात पहले तो आपको याद रखनी है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या याद रखना है। लो जी, आपको हैदराबाद एयरपोर्ट याद रखना है। उसके अलावा चांगी एयरपोर्ट अब जो है नंबर 2 पर पहुंच गए क्योंकि बेस्ट एयरपोर्ट अब दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है नंबर 1 पोजीशन पर। लो जी, तीसरे नंबर पर कौन आया बच्चे? साउथ कोरिया का हमारा इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नंबर 3 पर आ गया है। नंबर 4 पर आ गया है हमारा टोक्यो का हनेदा एयरपोर्ट नंबर 4। और दुनिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट भी जो है टोक्यो का ही है, हनेदा एयरपोर्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट टोक्यो का हनेदा, दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दोहा का हमाद, और इंडिया और साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ में तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डन है? चलो जी, आओ आगे बढ़ते हैं। और ये पड़ी हैं बच्चे आपकी डिटेल तो नहीं है, मतलब लिस्ट। हमाद नंबर 1, सिंगापुर 2, इंचियोन नंबर 3, 4 पर हनेदा। और दिल्ली एयरपोर्ट जो है भारत में सबसे ऊंची रैंक पर है, ओवरऑल वर्ल्ड में 36वीं पोजीशन पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको हमने देखा दुनिया का 10th बिजिएस्ट पोर्ट भी है। 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी हमारा यही है। याद रखना बच्चे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में ये फैक्ट। चलो जी, सो ये भी न्यूज बच्चे आपकी जो है समाप्त हो जाती है। डन है मामला। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहां पे समाप्त होते हैं। आपसे पूछूंगा 2 सवाल, आंसर लगाइएगा फटाफट। लो जी, दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है? दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है जिसने स्पेस में डिफेंस एक्सरसाइज करनी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उस एक्सरसाइज का नेम क्या है?
2 सवाल हैं बच्चे, लगा दो। कल हमने देखा था कि एप्पल हमारे भारत की ऐसी कंपनी बन गई है, हमारे भारत मेड इन इंडिया आईफोन बना के $10 बिलियन के इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए। आपको बताना है एप्पल ने इंडिया में मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, खासकर आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी 3 कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। लो जी, पहले का आंसर क्या था, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, यूएसए, और इन्होंने वो एक्सरसाइज का नाम क्या रखा था, मिशन विक्टस हेज, मिशन विक्टस हेज, याद रखना। और एप्पल ने बच्चे 3 कंपनी के साथ टाई अप किया, 1, नंबर 2, नंबर 3, और पहली कंपनी जिसके साथ टाई अप किया था बच्चे वो था फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन, दूसरी थी पेगाट्रॉन, और तीसरी थी हमारी विस्ट्रॉन, और तीनों जो थी बच्चे एक ताइवानीज कंपनी थी, ताइवानीज कंपनी थी। बट 2023 में विस्ट्रॉन को हमारी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने खरीद लिया है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने खरीद लिया है। तो अब ये क्या बन गई है, इंडियन कंपनी बन गई है, इंडियन कंपनी बन गई है बच्चे जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है। इकलौती इंडियन कंपनी जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है तो विस्ट्रॉन ही है, जो पहले ताइवान की थी, अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उसको खरीद लिया है। ठीक है मेरे मित्रों, सो ये भी बात दिमाग में फिट करके रखना जरूरी न्यूज है। सो रिवीजन भी बच्चे हमारी हो रही है साथ में। चलो आगे चलते हैं, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स। सो अंतरराष्ट्रीय लेवल के न्यूज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। सो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट से का एक केस था, उसके ऊपर न्यूज है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी, उसके बारे में बात करते हैं। लो जी, एलजीबीटी कम्युनिटी कौन सी होती है बच्चे, इसमें लेस्बियंस आते हैं, लड़की लड़की, ठीक है जी। फिर आते गे, लड़का लड़का, बाइसेक्सुअल, दोनों का सीन, मतलब ओरिएंटेशन दोनों की तरफ होती है। फिर आते बच्चे इसमें ट्रांसजेंडर, महंत जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं। फिर आती है क्वीर कम्युनिटी वो होती है जिसको यही नहीं पता लगता कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ, लड़के की तरफ या लड़की की तरफ, ठीक है जी। क्वीर कम्युनिटी थोड़ी कंफ्यूज कम्युनिटी होती है। बाकी लेस्बियंस जो हैं वो क्लियर होते हैं कि लड़की है तो लड़की ही चाहिए, गे वो भी क्लियर हैं, लड़के को लड़का चाहिए, बाइसेक्सुअल भी क्लियर हैं कि दोनों चाहिए, ट्रांसजेंडर का भी क्लियर है, वो तो थर्ड जेंडर भी है हमारा, क्वीर को नहीं पता होता। तो ये बच्चे कम्युनिटी है पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी। अभी हमने देखा था अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, 5 जजेस का बेंच था, उसने एक फैसला सुनाया था कि भाई सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती, सेम सेक्स मैरिज भारत में नहीं हो सकती। ऐसा इन्होंने बोला था कौन से केस में, ऐसा इन्होंने बोला था हमारे सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने ये बात बोली थी। और सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक बात इन्होंने और बोली थी कि भाई कि आगे जाके शायद सेम सेक्स मैरिज के बारे में हम सोच सकते हैं, इसके लिए हम रेफर करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बिठाए, क्या बिठाए, एक कमेटी बिठाए। और वो सरकार ने कमेटी बिठा दी है और उस कमेटी का हेड जो है वो भी नियुक्त कर लिया है, वही तो न्यूज़ है। उस कमेटी का जो हेड है वो कौन होगा बच्चे, राजीव गौबा जो हैं बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी के हेड रहने वाले हैं, जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द न्यूज बच्चे जो आपको याद रखनी है। सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखना है, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड इन इंडिया, कि आप संबंध बना सकते हो सेम सेक्स के साथ, है ना, बट आप शादी नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब जो मैंने आपसे अब सवाल पूछूंगा आपके, देखते हैं किसको आता है। ट्रांसजेंडर्स, देखो हमारे 2 ही जेंडर्स थे, पहले मेल था और फीमेल था। ट्रांसजेंडर्स को हमने थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। अंडर विच केस, कौन से केस में हमने ट्रांसजेंडर्स को तीसरा जेंडर बनाया था बच्चे, बताओ। 2014 की जजमेंट थी वो, बताओ जी। वेरी गुड। हाँ, थाईलैंड ने अभी रिसेंटली पहली कंट्री बनी थी हमारी एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था, है ना। वेरी गुड विधि श्रीवास्तव, आपको तो पता ही होना चाहिए ना।
नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना अब आज के बाद, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर यह बात बोली गई थी कि भाई ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर हो सकते हैं। याद रख लेना इस बात को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, सो ये भी न्यूज हमारी समाप्त हो जाती है, विद बैकग्राउंड करके हमने सब कुछ कर लिया है। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, देखते हैं अगर किसी को आता है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस वजह से सरकार ने कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने अपनी जो है रिपोर्ट्स भी सौंप दी हैं। उस कमेटी का हेड कौन था, ये आपको बताना है। वन नेशन वन इलेक्शन का बताओ। वेरी गुड, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आ गए थे, इसका मतलब जान गए हो आप मेरे को कि क्या पूछने वाला हूं। सो नाम था उनका रामनाथ कोविंद। क्या नाम था उनका? रामनाथ कोविंद। याद रखना, हेड थे ये कमेटी के, है ना जी, कमेटी के हेड थे। चलो जी, डन हो गया मामला। सो ये नेशनल न्यूज की पहली न्यूज समाप्त होती है। आओ नंबर 2 न्यूज पर चलते हैं। एयरफोर्स के सबसे पुराने पायलट जिनकी आयु हो चुकी थी 103 साल की, मजीठिया जी, उनकी हो गई है डेथ। सो इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट जिनका नाम है दलीप सिंह मजीठिया, एट द एज ऑफ 103 ईयर्स इनकी बच्चे मृत्यु हो गई है। ये एक फैक्चुअल न्यूज आपको याद रखनी है, फैक्चुअल न्यूज है बच्चे, आपको ये याद रखनी है, ठीक है जी। सो यहां पर हमारा जो नेशनल न्यूज है बच्चे, वो भी कैटेगरी हमारी समाप्त होती है। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जहां पर हम करेंगे स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में जो पहली न्यूज आई है बच्चे, वो कहां से आई है? वो आई है जॉर्जिया से। बच्चे ये वाली न्यूज में ना आपको मैं कई ट्रिक्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कंट्रीज को याद रखना है। ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके पीछे का जो बच्चे पूरा सीन है, इसके पीछे का जो सारा बैकग्राउंड में जाके हम मैप वर्क करने वाले हैं, वो बहुत जरूरी होने वाला आपके लिए, है ना। ये क्या था? 13वां एडिशन था EGCA का। EGCA ना, EGMO, यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियड। मैथ का ओलंपियड करवाया गया था, मैथ का ओलंपियड, और उसमें हमारे भारत ने 4 मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, चारों लड़कियों ने जीते हैं। सो यही न्यूज है बच्चे, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स के ओलंपिक्स में, ओलंपियाड में, जो कि कहां पे करवाया गया था? जॉर्जिया में करवाया गया था। सिंपल है। और ये इनके नाम एक बार रीड जरूर करना ना, गुंजन अग्रवाल, संजना फिलाव चाको, लरिसा और साई वित्थल पाटिल, चारों ने मेडल जीता। ठीक है जी। अब यहां पे जॉर्जिया आ गया है, तो जॉर्जिया का मैप वर्क हम करने वाले हैं। जॉर्जिया का अगर मैप वर्क करोगे तो जॉर्जिया कहां पर पड़ता है बच्चों? ये पड़ा है बच्चे यूरोप, एशिया में पड़ता है बेसिकली। ये नाम है इस कंट्री का जॉर्जिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जॉर्जिया है, इसका कौन से ओशन के साथ कोस्टल एरिया लगता है? याद रखना, इसमें कैस्पियन सी नहीं है। किसके साथ लगता है? ब्लैक सी के साथ। ये पड़ा है जॉर्जिया, और इसकी कैपिटल है बच्चे तबिलसी। कैपिटल क्या है इसकी? तबिलसी। अभी हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशंस में जॉर्जिया और हमारी अजरबैजान की भी लड़ाई चल रही थी। अजरबैजान ये पड़ा है, इसकी कैपिटल बाकू है, इसका जो बॉर्डर है कैस्पियन सी के साथ लगता है ना जी। ये बात भी याद रखना। चलो जी, आओ फिर आगे चलते हैं। हाँ चलो जी, अब आगे चलते हैं बच्चे और बात करते हैं अब थोड़े से मैप वर्क की, और यहां पे आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक काहे की? कि ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं? ब्लैक सी, काले समुद्र के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती हैं बच्चे? देखो कौन सी है। टर्की कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। फिर इधर आओगे बुल्गारिया कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। और इस तरफ आओगे रोमानिया कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, नंबर 3। फिर आता है इस तरफ यूक्रेन, नंबर 4। 5 पर आता है रशिया नंबर 6 और 5, और 6वें नंबर पर आता है जॉर्जिया। 6 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक क्या है? टू लर्न द कंट्रीज जो कि बॉर्डर पर पड़ती हैं ब्लैक सी, तो आपको याद रखना है बर्गर। कौन सा? टर्किश बर्गर हो गई याद। टी से आ गया टर्की, से आ गया टर्की, सिंपल हो गया। बी से आ गया बुल्गारिया आ गया। आर से आ गया क्या? आर से आ गया रोमानिया। जी से आ गया जॉर्जिया, और आर से आ गया हमारा रशिया, और बीच में से यू रह गया था, यू से आ गया यूक्रेन।
सो दीज आर द 6 कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर्स विद द ब्लैक सी। जरूरी बात है आपके लिए, याद रखना ट्रिक क्या है, टर्किश बर्गर। हिमाचल वाले बच्चों को काफी मैथ वर्क में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको रट लेना बच्चों, रट जरूरी है, टर्किश बर्गर। ओके जी, चलो जी, डन हो गया। अब बच्चे मैंने आपको हमेशा मैं आपको करवाता हूं कि भाई स्ट्रेट भी नाम की कोई चीज है, स्ट्रेट है ना, यानी पानी का एक सकरा रास्ता जो बड़े पानियों को जोड़े, पानी का एक सकरा रास्ता जो बड़े कॉन्टिनेंट्स को तोड़े, यही बताया था ना। ठीक है जी। ब्लैक सी पे आप देखोगे ना, यहां पे आप ब्लैक सी देखोगे आप अच्छे ढंग से, तो आपको पता लगेगा कि यहां पे सी ऑफ अजोब है, सी ऑफ अजोब, और ये इधर ब्लैक सी है ना। अब इसको देखोगे आप, ये पानी का सकरा रास्ता है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है मैं बताऊंगा, आपको याद करना है। लो जी, फिर ब्लैक सी के बाद आप देखोगे इस तरफ आता है सी ऑफ मरमरा। ये दोनों भी जुड़ते हैं, इस्तांबुल बिल्कुल इसके स्ट्रेट के बिल्कुल किनारे पर आता है, तो वो स्ट्रेट जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है उसका क्या नाम है, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। और फिर आप देखोगे सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, इन दोनों को भी कोई स्ट्रेट जोड़ रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, कौन बताएगा, ये भी मैं ही बताऊंगा। तो स्ट्रेट आपको यहां पे कराने वाला हूं जरूरी वाले। सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ जोड़ता है कौन सा स्ट्रेट, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। नंबर 1 स्ट्रेट ब्लैक सी के अराउंड जो आपको याद रखना है, कर्च स्ट्रेट नंबर 1। फिर ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है एक स्ट्रेट जिसके ऊपर इस्तांबुल भी है, और इसका नाम है बच्चे बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। हो गया सर ये भी। फिर आता है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ जोड़ने वाला स्ट्रेट जिसका नाम है नंबर 3 स्ट्रेट, नंबर 2 तो बॉस्फोरस हो गया, नंबर 3 स्ट्रेट जिसका नाम है डार्डेनेलस स्ट्रेट, डार्डेनेलस स्ट्रेट। लो जी, सो 3 स्टेट हमारे यहां पर समाप्त हो गए हैं। याद रख लेना बच्चे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शाबाश। सकरा रास्ता, वाह सर हिंदी गजब बोलते हैं आप, है ना। हिंदी अपनी तो आपको पता ही है, हिंदी अपनी मस्त है। चलो जी, अच्छा एक बच्चे ने लिखा वाओ, विधि श्रीवास्तव ने लिखा वाओ। ओके, अच्छा वाओ से याद आया वाओ से याद आया, मेरे को बताना। वाओ, वाओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी दिया था इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। ये इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है जो कि वाओ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। कन्नड़ के ये पोएट हैं, कर्नाटका के, क्या नाम था उनका, सागर दी बोटी लेंद इंडिका चला ममता जी सागर, क्या नाम था उनका, ममता जी सागर। ठीक है, कर लेना भाई याद, इसको जरूरी बातें हैं। चलो जी, सो डन हो गया मामला। यहां पर भी ये भी हमारी जो है मैप वर्क हमारा अच्छे ढंग से हो गया है, न्यूज से मैप वर्क में गए हैं बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं, ट्रिक्स हमने कर ली हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर न्यूज जो कि स्पोर्ट के साथ संबंधित है। ये जो आप लड़की देख रहे हो बच्चे, इंडिया की लड़की है और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है लिम्बो स्केटिंग का। ये स्केटिंग ऐसी होती है लिम्बो स्केटिंग, जो कि आप देख पा रहे हो कि काफी लो जाना पड़ता है और एक चीज से निकलना पड़ता है, एक छोटी सी चीज होगी उसमें से निकलना पड़ेगा। और इन्होंने लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, 25 मीटर इन्होंने लिम्बो स्केटिंग करी है, सिर्फ 16 सेंटीमीटर के नीचे से गए हैं। 16 सेंटीमीटर कितना होता है भाई, इतना का होगा। स्केल हम देखते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, उसका 1 इंच बदल लो, बस इतना ही होगा, है ना। 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई, उसमें से लड़की इतना लो होकर निकल गई 25 मीटर। और इस लड़की ने बच्चे 6 साल की लड़की ने, जो कि गुजरात की है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लिम्बो स्केटिंग भी आपको पता लग गया होगा क्या है। नाम याद रखना है आपको, इस लड़की का नाम क्या है बच्चे, तक्षवी, तक्षवी वघानी। तक्षवी वघानी ने बच्चे सिरा ही करा दिया है बच्चे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर द लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग एवर। 25 मीटर तक इन्होंने लिम्बो स्केटिंग करी है और मजे करा दिए हैं अपने पापा के, है ना, नाम रोशन कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तक्षवी वघानी इज द आंसर, जिन्होंने लिम्बो स्केटिंग करी है, 25 मीटर तक करी है बच्चे। कितने, 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, मतलब 16 सेंटीमीटर ऊंचाई थी बस उसकी, उसके नीचे से लिम्बो स्केटिंग कर दी। अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं तक्षवी वघानी, एंड करा दिया बच्चे इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सो दूसरी स्पोर्ट के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपको याद रखने हैं। तीसरे पे आ जाओ, ये हमने पहले भी करा था जब हमने देखा था कि 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई थी। 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई थी, कहां पे, बिश्केक में, जहां पे हमने देखा था उदित ने सिल्वर मेडल जीता था।
तो ये जो 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है वो कंक्लूड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। और इसमें भारतीयों ने कितने मेडल जीते हैं? नंबर 9 मेडल ओवरऑल टोटल हमने जीत लिए हैं भाई इस एशियन चैंपियनशिप में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी। लो जी, और ये 9 नाम क्या हैं यहां पे लिस्ट बना के डाल दिया हमने। देखो, उदित था इसमें सिल्वर मेडल, 1 2 3 4 आए सिल्वर, 5 आए ब्रॉन्ज, मतलब गोल्ड तो कोई आया नहीं। उदित जीता, राधिका जीती, अंजू जीती, हर्षिता जीती। ब्रॉन्ज में अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, अंतिम और मनीषा जीत गई। और इसमें से आप अंतिम फंगल का नाम पक्का याद रखोगे। अंतिम फंगल का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इकलौती प्लेयर है जिसने बच्चे कोटा सिक्योर किया है फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा सिक्योर करा है एकमात्र इंडियन रेसलर। इन 9 में से अंतिम फंगल है बच्चे, याद रखना। लो जी, सो ये भी न्यूज हमारी यहां पे समाप्त हो जाती है। आओ आगे चलते हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट के साथ रिलेटेड थे उसको थोड़ा सा हम यहां पर रिवाइज कर लेंगे। कल तो एक ही न्यूज थी स्पोर्ट के साथ, वो थी मोंटे कार्लो ओपन। मोंटे कार्लो ओपन, ये जो मोंटे कार्लो ओपन था किसने जीता था बताओ? ये जो ओपन था एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का 1000 पॉइंट वाली गेम थी। किसने जीता था बच्चे? बता दो, आपके लिए सवाल। शाबाश, बड़ा दुखी। लो जी, क्या था? स्टेफेनो सिसिपा। शाबाश, क्या था? स्टेफेनो सिसिपास। क्या नाम था बंदे का? स्टेफेनोस सिसिपास। इन्होंने जीता था भाई मोंटे कार्लो ओपन। डन हो गया मामला। लो जी, अब मेरे को एक और सवाल पूछूंगा, मेरे को फटाफट उसका आंसर लगाइएगा, बिल्कुल भी टाइम खोटी नहीं कीजिएगा। आपका सवाल क्या है भाई? यूपी के वाराणसी के 2 प्रोडक्ट्स, यूपी के वाराणसी के 2 प्रोडक्ट्स जिनको कल हमने दिया है जीआई टैग, और महाराष्ट्र के 2 प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिया था थोड़े दिन पहले। दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उनका क्या नाम है? बता दो बच्चों, लगा दो आंसर। शाबाश, क्या बात है। एक तो बर्फी थी बच्चे ट्राई कलर की बर्फी थी, है ना? और दूसरा क्या था? दूसरा था बच्चे धलुआ मेटल क्राफ्ट। धलुआ मेटल क्राफ्ट, दोनों को जीआई टैग दिया था। महाराष्ट्र के वो 2 प्रोडक्ट कौन से थे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, एक था सितार और एक था, क्या था भाई? एक तो सितार था, एक और था तानपुरा। रिवीजन इज द पर्पस हियर, इसीलिए पूछा जा रहा है। लो जी, अब एक और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक ओपन किया गया है, खोल दिया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया उन्होंने? कौन सी कंपनी के द्वारा उसको बनाया गया है? हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। व्हाट इज द नेम? इज द वेरी गुड आंसर है सैनी इंडिया। क्या है नाम उसका? सैनी इंडिया कंपनी है बच्चे, जिन्होंने ये डंप ट्रक बनाया है। बच्चों याद रखिएगा। डन हो गया मामला। सो ये भी बच्चे। आओ अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जहां पे हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आई हुई न्यूज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो न्यूज आई हैं बच्चे ना, आज ज्यादातर डिफेंस सेक्टर में से आई हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हम बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस एक्सरसाइजेस, है ना? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफेंस सब पार्ट में जो न्यूज आई है ज्यादा, जिसमें से पहली बात आई है बच्चे हमारी मिसाइल की। सो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है भारत की पहली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाई गई क्रूज मिसाइल। आईटीसीएम जो है मिसाइल इन्होंने टेस्ट करी है डीआरडीओ ने। कहां से करी है बच्चे वो भी आपको बता देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। लो जी, सो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से क्रूज मिसाइल बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा, उसका टेस्ट सक्सेसफुली हमने कर लिया है। यह बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे को बताना, डीआरडीओ अपनी जो भी मिसाइल, जो किसी भी चीज का टेस्ट करना होता है तो वो कहां पे करता है? एक ही है इनके पास टेस्टिंग साइट, एक ही है, वहीं पे करते हैं। वो कहां पे करते हैं? श्रीहरिकोटा मत बोल देना, ना ही कुलासेकरी पट्टनम बोलना, क्योंकि वहां पे इसरो टेस्ट करता है। कहां करते हैं भाई? वेरी गुड विधि। कहां पे करते हैं जी? चंदीपुर में। चंदीपुर में करते हैं। चंदीपुर कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का एक आइलैंड है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
आइलैंड। इस कलाम आइलैंड के ऊपर एक चंदीपुर जगह है जहां पर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज बनाई गई है, जहां पर डीआरडीओ अपने सारे टेस्ट करता है। वहीं पर इन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हमारी क्रूज मिसाइल का जो है निर्माण किया है बच्चे, आपको याद रखना है, और उसकी टेस्टिंग कर ली है अच्छे ढंग से। इतनी सी न्यूज़ है बच्चे। और ये जो ITCM हमारी मिसाइल है, इसकी रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर है, और ये 24 अलग अलग तरह के वेपन्स लेके जा सकती है, जिसका भार 200 से 300 किलोग्राम का होता है। और ये मिसाइल बनाई किसने है? डीआरडीओ का ही एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने ये इसको बना के हमारे सामने पेश किया है। ये होगी बच्चे न्यूज़। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में थोड़ी फिर से हम थोड़ी सी जो है रिवीजन कर लें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिशमेंट होती है इसकी कब? इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 1 जनवरी 1958 को। इसी वजह से हम 1 जनवरी को मनाते हैं डीआरडीओ डे। हेडक्वार्टर बच्चे इनका कहां पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो बच्चे डायरेक्टर हैं वो कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत, ये जो है बच्चे इसके डायरेक्टर हैं, याद रखना। बाकी डीआरडीओ ने पहली एक राइफल बनाई है भारत की, उसका नाम क्या था? उग्रम, कल भी कराया था। डीआरडीओ ने पहला हेलीकॉप्टर बनाया था भारत का, उसका क्या नाम था? प्रचंड। डीआरडीओ ने टैंक भी बनाया था, उसका नाम था जोरावर। डीआरडीओ ने एक विंग शेप्ड ड्रोन बनाया था, उसका नाम क्या था? घातक। ये भी सारी बातें याद रखनी है, जरूरी है आपके लिए। डन हो गया मामला। लो जी, अब बच्चे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर क्रूज मिसाइल लिखा है, कहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, तो इसमें फर्क क्या होता है भाई? क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में व्हाट इज द डिफरेंस? जरूरी बात, क्रूज और बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल की रेंज होगी कम, रेंज होगी लो, ठीक है जी। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या होगी? हाई होगी। आप यहां पे ट्रेजेक्टरी देख पा रहे हो, देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में जाती है बहुत ऊंची और एकदम से नीचे आती है, ठा, डन। क्रूज मिसाइल है वो आप छोड़ दोगे और वो अपने आप मैन्यूवर भी करती रहेगी और अपने टारगेट को हिट कर देगी। मैन्यूवर क्यों करेगी? क्योंकि अगर उसका टारगेट भी हिलता रहेगा ना तो क्रूज मिसाइल उसके हिसाब से हिलती जाएगी, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं है, उसकी प्रिसीजन इतनी नहीं होती। ठीक है जी। लो जी, रेंज हमें पता लगी है कि क्रूज मिसाइल की कम है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल तो भाई बहुत ऊंचे से आती है और एकदम से हिट करती है। अगर क्रूज मिसाइल की बच्चे, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी होती है बच्चे 100%। 100% एफिशिएंसी है। फायर एंड फॉरगेट वाला सीन होता है, फायर करो और भूल जाओ कि जहां जहां जाएगा वहां वहां हम उसको ठोक देंगे जाके। बैलिस्टिक मिसाइल की जो एफिशिएंसी है बच्चे वो कम होती है। एफिशिएंसी इसकी क्या होती है? कंपैरेटिवली लो होती है, क्योंकि ये बहुत ऊपर से आती है ना। तो ये जो है एक आपको जो टारगेट हिट किया है उसी के अराउंड जाके फुटेगी, अगर वो हिल गया तो नहीं होगा ऐसा काम। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इसको हम यूज करते हैं बड़े बड़े टारगेट्स को टारगेट करने के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गई, जैसे बड़े जो है हमारे हेडक्वार्टर्स हो गए, है ना, या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज होगी। बड़ी चीजों को टारगेट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, छोटी मूविंग चीजों को टारगेट करने के लिए क्रूज मिसाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, रेंज क्रूज की लो है, बैलिस्टिक की हाई है। एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, एफिशिएंसी उसकी कम है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लो जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, आपको याद रखना है इसके बारे में। डन हो गया मामला। चलो जी, आओ आगे चलते हैं। अगली साइंस एंड टेक की न्यूज में जो डिफेंस से आई है वो क्या है? मनोज पांडे जी, ये कौन है? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे जी हैं। और इन्होंने मेरे मित्रों एक हाई टेक आईटी लैब बनाई है। एक हाई टेक आईटी लैब का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है, भारत में नहीं, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की आर्म फोर्सेस एकेडमी में हाई टेक आईटी लैब बनाई है ताकि जो साइबर वॉरफेयर वाले केस में उज्बेकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर काम कर सकें। सो हाई टेक आईटी लैब का उद्घाटन जनरल मनोज पांडे जी ने कर दिया है बच्चे। कहां पे? उज्बेकिस्तान की एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में। हो गया बच्चे, सिंपल न्यूज थी, ये तो हो गई। लो जी, उज्बेकिस्तान के मैप की बात करते हैं। उज्बेकिस्तान कंट्री जिसकी कैपिटल है ताशकंद और एक लैंडलॉक कंट्री है ना। और यहां पर है अरल सी, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बीच में शेयर होता है। ठीक है जी, वैसे तो ये लेक ही है, थोड़ा साइज बड़ा तो सी बोल देते हैं, लैंडलॉक्ड है वैसे। ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे को ये बता दो कि उज्बेकिस्तान के साथ
भारत ने 5वें एडिशन की एक एक्सरसाइज करी थी उज्बेकिस्तान में ही। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? करेंसी इनकी क्या थी? करेंसी थी इनकी सोम। बताओ जी, कौन सी एक्सरसाइज थी जो हमने करी थी? शाबाश, क्या थी? डस्ट लिक। क्या थी एक्सरसाइज का नाम? एक्सरसाइज डस्ट लिक। बहुत बढ़िया, डन हो गया मामला। आओ चलते हैं अब हम अगली न्यूज पर। अगली न्यूज पर क्या हुआ है? एक टाई अप हुआ है किसके किसके बीच में? आईआईटी कानपुर और एएफएमएस, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और आईआईटी कानपुर में हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कि हम दोनों समझते हैं कि कैसे हमने अपने सोल्जर्स की हेल्थ को ठीक रखना है, खासकर दूर दराज एरियाज में, खासकर रिमोट एरियाज में हमारे सोल्जर्स बीमार पड़ जाते हैं, है ना? तो उनकी हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, कैसे टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग करना है, ऐसा जो है सहयोग करने के लिए दोनों साथ में आए। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और हमारा आईआईटी कानपुर सोल्जर हेल्थ की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है जी, मकसद क्या है? काम करेंगे इकट्ठे ताकि बेटर हेल्थ दी जा सके सोल्जर्स को इन रिमोट एरियाज। लो जी, डन हो गया। सिंपल न्यूज थी ये, इधर ही हो गई है समाप्त। लो जी, ये तो हो गया, खत्म हो गया यहां पर सीन। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर। उससे पहले बच्चे हम थोड़ी सी आपके साथ रिवीजन करना चाहेंगे। रिवीजन करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं करते, वो बाद में कराएंगे। पहले हम चलते हैं अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ में। अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ में जो आज सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है बच्चे, वो किसकी हुई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अब बनेंगे हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। पहले कौन थे? आर हरि कुमार थे। आर हरि कुमार जी थोड़े दिनों में रिटायरमेंट लेंगे और रिटायरमेंट लेने के बाद जो नेवी के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर, जिनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोला जाता है, और बनेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बनेंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये बात आपको याद रखनी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, याद रखना। ये तो हो गया समाप्त। अब मैं आपसे दो चार चीजें पूछूंगा। आर्मी है, नेवी है और है हमारी एक एयरफोर्स। आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कौन है? हमारे मनोज पांडे। कौन है जी? मनोज पांडे। ठीक है जी। नेवी के जो अभी बन जाएंगे वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। त्रिपाठी, हाँ जी। एयरफोर्स के कौन है बच्चे? विवेक राम चौधरी। कौन है जी? विवेक राम चौधरी। ठीक है जी, इतनी बात हो गई? हाँ जी, हो गई। लो जी, अब बताओ भाई, आर्मी डे कब मनाते हैं हम? आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1947 को पहले इंडियन को हमने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, जिनका नाम था के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। ऐसे ही बच्चे हम नेवी डे भी मनाते हैं। नेवी डे हम कब मनाते हैं जी? ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हमने नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, अगेंस्ट पाकिस्तान। और ऐसे ही बच्चे हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं, जो मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। ये क्यों मनाते हैं? ये मैं भूल गया, ये आप खुद सर्च करना कि ये एयरफोर्स डे हम क्यों मनाते हैं, पर 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये इतनी बात पक्की है। ठीक है जी, शाबाश। चलो जी, डन हो गया बच्चे। आगे चलते हैं अगली कैटेगरी पर। अगली कैटेगरी पर आती है बच्चे समिट वाली न्यूज। समिट बस एक ही हुई है बच्चे, नाम है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का 16वां एडिशन होगा। कहां पर? अबू धाबी में। अबू धाबी में ये बात होने वाली है बच्चे, मीटिंग समिट होने वाली है, 16वीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जिसमें क्या करेंगे? देखो, एनर्जी की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, बोलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, क्लाइमेट चेंज ना होने दो, है ना, क्लीन एनर्जी डेवलप करो, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ो। बस ये मकसद होगा इस समिट का। ये समाप्त होती है इधर ही, 16वीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होगी। आ जाओ आगे, इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर के चलते हैं जी। अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित एक ही न्यूज़ है आज, वो क्या है कि भाई भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहा है बूम। यानी कि मोबाइल हो, लैपटॉप्स हों, आपके फ्रिज हों, आपके टीवी हों, इनका एक्सपोर्ट भारत से पूरे अच्छे ढंग से बढ़ रहा है।
और उसमें देखा गया कि इस बार हमने $30 बिलियन के करीब का हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, जो कि पिछले साल से 23% ज्यादा है। बोलते इस साल हमारे इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट 3% घटा है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। कल हमने देखा था ना, एप्पल ने $10 बिलियन के वर्थ के मोबाइल फोन्स, आईफोन्स एक्सपोर्ट करे हैं, तो इस $30 बिलियन से 10 बिलियन तो कल एप्पल ने कर दिए, है ना जी। तो ये बात आपको याद रखनी है, हल्की सी न्यूज़ है, इसमें और कुछ है ही नहीं। लो मेरे मित्रों, सो यहां पर आपके जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होते हैं समाप्त। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2, जहां पर हम करने जाएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो उसको करेंगे, थोड़ी स्पीड में करेंगे और आंसर लगाते रहना। आंसर लगाने से पहले, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो अगर मजा आ रहा है ना जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को जी। डन। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन, जो कि सन को स्टडी करेगा, उसको लॉन्च कौन करेगा, ये है क्वेश्चन। लॉन्च कौन करेगा उसको? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, जाक्सा, कौन करेगा उसको लॉन्च? दिस इज द क्वेश्चन। सर जी 2 प्राइम क्वालिफाइड सर हैं, सर 2 प्रीलिम्स क्वालिफाइड सर हैं। ओके, समझ नहीं आई। सो आंसर क्या है बच्चे? इसरो इज द करेक्ट ऑप्शन। इसरो लॉन्च करेगा। अगला सवाल, मिशन विक्टस हेज, जो कि डिफेंस एक्सरसाइज है, इसको कौन सी कंट्री करने वाली है, जो कि स्पेस में होगी? बहुत बढ़िया, आंसर है यूएसए, यूएसए। अगला सवाल, डीआरडीओ इंडिया और इंडियन आर्मी ने इंडिजिनस MPATGM सिस्टम का सक्सेसफुल परीक्षण किया था, कहां पे? ये MPATGM क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, मैन पोर्टेबल यानी कंधे पर रख के इसको ऐसे फायर कर दो। कहां पे करा था टेस्ट? दिस इज द क्वेश्चन। वेरी गुड, राजस्थान में करा था, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रिसेंटली फ्लड देखे गए हैं ड्यू टू द अपना आर्टिफिशियल रेन, कहां पे देखे गए हैं? त्राही त्राही मची पड़ी है वो उस कंट्री में, उस कंट्री का नाम क्या है बच्चे? लगा दीजिए आंसर। आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस साल किसको दिया जाएगा? 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 22 में दिया गया था किसको, 23 में किसको, और 24 में किसको? 24 में तो पता लग गया अमिताभ बच्चन है, 22 में दिया गया था नरेंद्र मोदी, और 23 में दिया था आशा भोसले, आशा भोसले। डन, आ जाओ आगे। रिसेंटली आरबीआई ने एक ऐप बैन करी है, बॉब वर्ल्ड। आपको बताना किस बैंक की ऐप है बॉब वर्ल्ड? सिंपल है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, इसी वजह से इसको एमसीक्यूज में ही डाला, इधर ही लर्न कर लेना बस। शाबाश, एंड द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉब से याद कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो जी आगे आ जाओ। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने कब मनाया है? वेरी गुड, 19 नहीं है विधि, ओ सॉरी अपना अभिजीत, 19 को हमने मनाया था वर्ल्ड लिवर डे, जिगरे वाला दिन। ये है हमारा हेरिटेज डे, ये मनाया था हमने 18 अप्रैल को। अच्छा 19 तो ऑप्शन में भी नहीं था, तूने 19 क्यों डाला? चलो जी आ जाओ आगे आ जाओ। बोलता कि टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की लिस्ट जारी करी, उसमें से इंडियन एक्ट्रेस कौन है? वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन देख ही नहीं रहे थे, ठीक है। आलिया भट्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, डीआरडीओ ने एक फैसिलिटी लॉन्च करी थी जिसका नाम था स्पेस, जो कि सोनार सिस्टम्स को चेक करने की फैसिलिटी है। ये कहां पर लॉन्च करी गई है फैसिलिटी, वो है क्वेश्चन। वेरी गुड, एंड द आंसर इज खेरल, खेरल, खेरल इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल,
बोलता कि कितने मेडल जीते हैं इंडियन गर्ल्स ने 13वें ओलंपियाड में, मैथ का ओलंपियाड, यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियाड, उसमें कितने मेडल जीते हैं? 2 सिल्वर थे, 2 ही ब्रॉन्ज थे, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और हुआ कहां पे था? जॉर्जिया में। जॉर्जिया कैपिटल तिलसिलास, ऐसी कुछ था, बोला नहीं जा रहा, सिलसिला पता नहीं क्या था, तसिलीबास ऐसा कुछ था। चलो आगे आ जाओ। बोलते जी टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इंफ्लुएंशियल लिस्ट में कितने मेंबर्स को ऐड किया गया? इंडियन मेंबर्स कितने हैं? इंडियन मेंबर्स कितने हैं? 8। खुशी नंदेवाल 9 नहीं है, 8 हैं। अजय बंगा है इसमें, आलिया भट्ट है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है इसमें, और भी जिगर शाह है एक तो, है ना, आसमा खान है, 2 और हैं, वो इधर लिखे होंगे हमने। हाँ, सत्या नडेला है और हमारे प्रियम देवन नाटराजन है। तो 8 पर्सनैलिटीज हैं जिनको टाइम्स मैगजीन की प्रेस्टीजियस लिस्ट में ऐड किया गया है। वर्ल्ड लीवर डे हमने मनाया था 19 अप्रैल को, और उसका थीम क्या है, विषय क्या है? यह सवाल है, उसका विषय क्या है बच्चे? बहुत बढ़िया आंसर है बच्चे कि अपने जिगर को रखो हेल्दी और रखो उसको डिजीज फ्री। बीमारियों से बचाओ, उसको हेल्दी रखो। कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला, नेवी के जो नए चीफ बनेंगे उनका नाम क्या है? नेवी के नए चीफ बनेंगे उनका नाम क्या है बच्चे? सिंपल है सवाल। दिनेश कुमार त्रिपाठी, शाबाश, दिनेश कुमार त्रिपाठी भैया जी बनने जा रहे हैं नेवी के नए चीफ। अगला सवाल नहीं है कोई बच्चे। सो इसी के साथ आपका आज का एक और एपिसोड सिद्धू टॉक्स का, सिद्धू के शो का समाप्त हो जाता है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। आपको पता है कि हर रोज आना होता है यहाँ पर। टाइम क्या होता है? 11 AM, है ना? 11 AM आओ, करंट अफेयर्स लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा है। एज इट इज फाइल आपको विद एनोटेशन सेव करके डाल दी जाती है। रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। ठीक है जी, हैप्पी वीकेंड आप सभी को भी। मजे करो, कल संडे है, थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लो, बाकी चिल भी मारना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। फिर मंडे को आओ, फिर से हम फिर काम स्टार्ट करेंगे सेम टू सेम। बाय बच्चे, टेक केयर, खुदा हाफिज। देवेंद्र सिद्धू साइनिंग ऑफ। हिमाचल और बच्चों को भी जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों।